अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल बख्तावर के एपिसोड 21 में जैसा कि आपने देखा है कि बख्तावर की अम्मा शरीफा बेगम बख्तावर से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नूरा और कुलसूम के गम में घुलने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे अपने मसाइल कम हैं जो हम दूसरों के मसाइल का हल करते फिरें। तो बख्तावर कहती है तुम ठीक कहती हो अम्मा, लेकिन मैं जब भी किसी बेबस और मजबूर लड़की को देखती हूँ तो मुझे नसीमा बाजी की याद आ जाती है कि उसका जुए में हार जाना याद आ जाता है। वो बेचारी नूरा याद आ जाती है जो कर्ज उतारने को अपनी जान से जा रही है। वो रूहानसी हो जाती है। तो शरीफा बेगम कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब किस्मत के खेल होते हैं और अपनी किस्मत हम खुद लेकर आते हैं। तो बख्तावर कहते हैं किस्मत का लिखा ही तो बदलना चाहती हूँ ना। शरीफा बेगम उसे टोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हमें आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं कचहरी, जेलों और थानों और मकान मालिक को किसी को कोई जवाब नहीं दे सकती, किसी का मुंह नहीं दिखा सकती। मेरे से ये नहीं होगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। उसके सामने हाथ जोड़ती है तो फिर बख्तावर चुप हो जाती है। और दूसरी तरफ नूरा अभी तक कोमा में है और पुलिस जो है वो बख्तू को ढूंढ रही है। तो मीडिया वाले दिलावर के पास आ जाते हैं, उसको कहते हैं क्या आप के बख्तू जो है वो मुल्ज़िम करार दिया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो दिलावर कहता है कि मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि मेरे मुलाजिम बख्तू जो है वो मफरूर करार दिया गया है, लेकिन अगर बख्तू ही मुजरिम हुआ तो उसे मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। और पुलिस जो है वो सलार को भी तफ्तीश में हिस्सा, क्योंकि उन्हें उस पर भी थोड़ा शक है। वो तो चौधरी दस्तगीर को कॉल पे कहते हैं कि सलार को भी पुलिस स्टेशन आना होगा तफ्तीश के लिए। तो चौधरी दस्तगीर जो है वो सलार को बचा लेते, वो कहते हैं कि मेरा बेटा इस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, सारा केस बख्तू पे। और वो उनको डांट डपट के समझा देते हैं कि सलार को इस केस में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वो उसके बाद सलार आता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, तुम्हें ये तोहफे तोहफा देने के लिए ये नौकरानी मिली थी, बाकी लड़कियां मर गई थी क्या। तो फिर सलार कहता है कि नहीं, वो खुद भी मेरा कोई कसूर है, खुद भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये सब तो चलता रहता है, वो अपनी बात पर किसी बात पर शर्मिंदा नहीं है। तो दोस्तों सलार जैसे बदनीयत इंसान को तो सज़ा मिलनी चाहिए उसको। अब उसके बावजूद भी बेचारे और सब लोग उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं है, सब लोग बख्तू पर शक कर रहे हैं, लेकिन सलार को अब मेरे ख्याल से बख्तावर कुछ करेगी जो सलार जैसे इंसान को तो सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ बख्तावर ख्वाब में नूरा को देखती है, उसको वो कोमा में पड़ी, फिर उसको नूरा के पुकारते हुए उठ जाती है। तो उसकी अम्मा से कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है नूरा बहुत तकलीफ़ में मुझे बुला रही है। तो वो कहती है कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ बोल सके, कुछ कर ना ही तुम्हारी कोई बेगुनाही साबित करे, तुम भूल जाओ उसको। नहीं, वो बहुत तकलीफ़ में, मुझे उसकी मदद करनी है, बख्तावर कह रही है। तो वो फिर शरीफा बेगम उसको पकड़ते उसको कहती है कि नहीं बेटा, अब बख्तू तुम बाकी बात तो भूलो, ये बात याद रखो कि बख्तू जो है वो उसे हम नहीं जानते वो कहाँ गया, वो घर में नहीं है, वो फ़रार हो चुका है, वो कहाँ गया हमें नहीं पता, और ज़िंदा भी है या मर गया हमें नहीं पता। वो उसको इतनी बात समझाती है कि बख्तू का किरदार अब बिल्कुल ख़त्म है। और फिर बाद में शरीफा बेगम जो है वो बख्तावर से कहती है कि तुम आहत को कॉल मिलाओ, लेकिन आहत का फ़ोन बन जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाजी साहब की बेगम हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, उससे मैंने बहुत मिन्नत समाजत करके 4 दिन की मोहलत मांगी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तुम्हारी नौकरी भी ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। वो परेशान हो रही हैं। तो फिर बख्तावर कहती है नौकरी मैं नहीं बख्तू करता था। तो फिर शरीफा बेगम कहती है कि पहचान बदलने से हालात तो नहीं बदले ना, अब तुम अब भी महफूज नहीं हो। तो फिर बख्तावर कहती है हाँ ठीक कह रही हो अम्मा, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, यहाँ पे मर्द तो क्या औरत तो क्या मर्द भी महफूज नहीं है, हर किसी बात पर कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ती है, किसी के लिए आसानी नहीं है, सब बहुत मुश्किल है, वो कह रही होती है।
लेकिन इसलिए तो मैं हालात बदलना चाहती थी। वो बस वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही है। तो दोस्तों, बख्तावर जैसी मजबूत लड़की भी अब नूरा की वजह से वो मजबूत नहीं नज़र आ रही, वो बेचारी टूट रही है। तो क्या होगा। और दूसरी तरफ चौधरी तस्कीर और मलिक जो है बख्तावर के अब्बा, वो लोग बातें कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब जो ठीक है, नूरा का केस या जो भी है, ये सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन शादी में कोई देर नहीं होनी चाहिए, हम सारे शादी के फंक्शन सब कुछ टाइम पे करेंगे। तो तो तब दिलावर कहता है कि नहीं, जब तक नूरा का केस नहीं हल हो जाता मैं शादी हमें डिले करनी पड़ेगी। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। वो अपना ये फैसला सुनाता है। इस बात पर हुरिया का गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं दिलावर को जितना चाहती हूँ कि वो मेरे करीब आए, कि वो उतना ही मुझसे दूर होता जाता है। अब इस वजह से ये एक नया से बहाना मिल गया है शादी को डिले करने का, और हुरिया नाराज़ है। और फिर सलाह जो है वो अपने उन दोस्तों में से किसी से बात कर रहा होता है। फिर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है ना। वो सब लोग परेशान है कि उनका इस केस में कोई हाथ ना सामने आ जाए, सब लोग परेशान है। तो फिर सलाह कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बख्तू जो फरार है ये मसला है। अगर ये बख्तू पुलिस के हाथ लग गया ना तो उसने सबको सच बता देना। इसलिए हमें इससे पहले कि बस तो पुलिस के हाथ चढ़े, हमें उसे ढूंढ के ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक वही है जो हमारे इस वाक़े का चश्मदीद गवाह है। तो दोस्तों, सराय के इरादे ठीक नहीं है, वो तो वक्तों के कत्ल पर उतर आया है। तो क्या होगा। बेचारी बख्तावर के साथ एक और आजमाइश, अब उसके कितने दुश्मन बन गए, बेचारी क्या करेगी। और फिर अगले दिन जो है बख्तावर अपने फार्म में नजर आती है। वो एक नए अज़म के साथ उठ के आती है, और फिर वो अपनी अम्मा वो बाहर जाने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं जा रही पुलिस स्टेशन, जाके मैं सबको सच बताऊंगी, क्योंकि नूरा बेचारी के साथ ज़्यादती हुई है। उसने बेचारी ने अपनी इज्जत बेचारे के लिए उन्हीं के टायर से छांग लगा दिया, और ये बात दिलावर साहब समेत सबको पता होनी चाहिए। तो उसके माँ कहते हैं क्या करोगी तुम, कैसे साबित करोगी, कौन तुम्हारी बात मानेगा। और वैसे भी तुम्हारी ये हकीकत बख्तवार हकीकत जाने के बाद तुम बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं रहोगी, और इसलिए तुम्हें ये सब बताना होगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस नूरा के साथ जाना है। लेकिन उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तो वहाँ पे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बख्तू जो घर से फरार हुआ था तो उसका रुख किस तरफ था, उसका रुख अपने घर की जानिब ही था। इतना उन्हें सीसीटीवी फुटेज में मिल जाता है क्लू। तो फिर वो कहते हैं कि वो इसका बताओ कि उसकी फैमिली जानती है कि वो कहाँ है। वो घर ही गया और फिर उन्होंने उसे फरार कर दिया है। तो अब उसको वापस लाने का तरीका यही है कि उसकी फैमिली को अरेस्ट किया जाए, फिर वो अपनी फैमिली के पीछे आएगा। तो उसकी माँ और बहन को वो लोग आ जाते हैं पुलिस वाले, और फिर बख्तावर और शरीफा बेगम को अरेस्ट करके ले जाते हैं। और इसी असना में जो है जो आज था वो गांव गया हुआ था उसके मामा मम्मी, बख्तावर के मामा मम्मी से बात करने। उन्हें फिर बता रहा था कि बख्तावर यहाँ से भागी नहीं थी, वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, और अब अफसर बन के वो वापस लौटेगी, वो इधर ही रहेगी। तो उसका मामा कहता रही उसने हमारी इज्जत खाक में मिलाई है, लेकिन वो कहते कि नहीं, उसने सिर्फ पढ़ना चाहती थी, उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, अपनी माँ के साथ ही गई थी। तो ये वो बख्तावर की पोजीशन क्लियर करना चाहता उसके मामा के सामने। लेकिन अब जब वो लौटा है तो वहाँ पे उसको जो है वहाँ पे वो पुलिस की गाड़ी में शरीफा बेगम और बख्तावर को बैठा देख लेता है। उसकी बाइक वहाँ से गुजरती है और वो देख लेता है। फिर बहुत हवास बहता होता है कि ये सब क्या है। उधर शरीफा बेगम और बख्तावर वो लोग भी बहुत परेशान है। बहुत शरीफा बेगम तो बाकायदा रो रही हैं। और फिर उसके बाद वो जो है घर आके फिर मौलवी नज़र से बात करता है कि ये सब क्या है, ये लोग क्यों उनको लेके गए हैं। तो फिर जो है मौलवी नज़र फिर उसको बताता है कि सारे उसके भाई बख्तू की कारस्तानी है, उसकी वजह से उसकी माँ बहन को ले गए तफ्तीश करने। वो एक नंबर का आवारा और बहुत ही निकम्मा लड़का है, उसकी पढ़ाइयाँ करते हैं। लेकिन आहद इस बात पर चौंक जाता है कि बख्तावर का तो कोई भाई नहीं था, तो ये बख्तू कौन है। फिर वो अपनी बहन नईमा को कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। तो फिर वो कहती कि जो बात है मैंने तुमसे हाथ छुपाई है, मैंने तुमसे कई बार मैं तुम्हें सब तफसील में बताती हूँ क्या हो रहा है। फिर वो
اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوستوں سے اس کو بتا دیا ہے یہ نہیں، یہ سین نہیں ہمیں دکھا. اور اگر حقیقت جان گیا تو پھر کیا وہ اس سب کے بعد پھر وہ بختیور کی مجبوریوں کو سمجھ پائے گا، یا پھر اس کی اس دھوکہ دہی کی زندگی سے اسے چھوڑ دے گا؟ کیا اس کی راحت کے ساتھ شادی ہوگی یا نہیں؟ دوسری طرف جو ہے ملک دلاور جو ہے وہ اپنی نوکرانی جو نورا کی خاص تھی، وہ بڑی ایج کی تھی، ان سے پوچھتا ہے کہ نورا آج کا کیا کر رہی تھی، اس کی کیا ایکٹیویٹی تھی. وہ اس نے کبھی کوئی اظہار کیا کہ اسے کوئی پریشانی ہے؟ تو پھر وہ کہ آج کل اس کے بختوں کے ساتھ لڑائی ہی چل رہی تھی، اس سے بات نہیں کرتی تھی، اور آج کل اس سے بہت ساری باتیں چھپانے لگی تھی. اور ہاں، اس دن مہندی والے دن بختوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید ان کی بات پتہ نہیں ہو پائی یا نہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ پھر وہ کہتے ہیں کیا باتیں چھپا رہی تھی. تو پھر اس کے علاوہ وہ جو سلاح صاحب ہے نا، وہ نوکرانی جاتے رہتے، پھر بولتے جو اپنے سلاح صاحب ہے نا، نورا ان کو پسند کرتی تھی، اور پھر اب شاید وہ بھی پتہ نہیں، مجھے بس اتنا ہی پتا. اور پھر دلاور کہتے ٹھیک ہے آپ جائیے، اور یہ بات پھر دلاور کا سب کچھ سمجھا دیتی ہے. پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کو اگر کال آتی ہے تو اسے اطلاع ملتی ہے کہ بختیور اور اس کے بختوں کی فیملی کو، اس کی ماں اور بہن کو پولیس نے تفتیش کے لیے اریسٹ کر لیا. تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے ان تو عورتوں کو اس طرح سے تھانے کچہریوں میں لے کے آنا. آپ لوگوں کو اس کا عزت سے بھی اگر تفتیش کرنی ہے تو عزت سے میرے آفس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں فوری طور پر رہا کریں. لیکن پولیس کہتے کہ نہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. ویسے بھی یہ آرڈر ہمیں اگر آپ کو کوئی اعتراض اس پاس ہے تو چودھری دستگیر سے بات کیجیے، ان کا چودھری دستگیر کی طرف سے یہ سخت تفتیش کا آرڈر ہے. تو پھر فون بند کر دیتا ہے. لیکن پھر وہ سوچا تھا اسے یہی وہ اپنی نوکرانی جو ملازمہ ہیں ان کی باتیں یاد آتی ہے کہ سلار جو ہے وہ نورا جو ہے سلار کو پسند کرتی تھی، اور وہ ساری سوچا ہوتا ہے. اور پھر سلار کا اس دن گڑبڑا آ جانا، جب اس نے اس دن نورا کی اطلاع ملی تھی، تو پھر اس نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اب وہ ہوش میں آ جائے گی تو پتہ چل جائے کہ اسے ٹائر سے دھکا کس نے دیا. تو تب سلار نے حواس باختی میں کہہ دیا تھا کہ نہیں، دھکا کوئی کسی نے، وہ تو خود ہی وہ کہتے رک گیا تھا. تو اب وہ ساری باتیں سوچا ہے. پھر دلاور سوچ رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں سب سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہی ڈرامہ ختم ہوتا ہے. اتنا ہی دیکھا ہے ہم نے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بختیور کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ گیا دلاور سر کو سب سچ بتانے کا. اور پھر اس کے بعد پھر اگلے سین میں پھر دلاور کس سے کہہ رہا ہے کون ہو تم، پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہوتا ہے. تو بختیور اس کے سامنے حجاب میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن پھر اپنا حجاب نیچے کر دیتی ہے. تو دلاور چونک جاتا ہے. تو دوستوں کیا وہ چہرہ دکھانے سے دلاور کو پہچان جائیں کہ یہ وہی بختو ہے؟ کیا اس کا چہرہ پہچان جائے گا، یا پھر اس کی اس دھوکہ دہی جو کہ اس کی بہن ہے، جڑوا بہن ہے، اس پہ آئے گی؟ لیکن میرے خیال سے بختیور اب تو اس کا سچ ہی بتا رہی ہے. اب اس کو وہ یہ نہیں کہے کہ اس کی بہن ہے، وہ بتا دے کہ وہ بختو ہے. اور یہ جاننے کے بعد پھر دلاور کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے باز لوگوں کو تو معاف نہیں کر سکتا. اسے پہلے ہی ان لوگوں سے وہ تنگ آ چکا ہے، دھوکہ دہی. اس وجہ سے اس کی حریت سے بھی اس وجہ سے نہیں بنتی کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے اور پوری پکی سیاستدان ہے. تو وہ ایک جو ہے نرم دل انسان ہے. دلاور جو ہے وہ کسی کے ساتھ غلط ہوتے نہیں دیکھتا اور اس سچائی پسند ہے. وہ اسے بختو بھی یہی بات امپریس کی تھی کہ وہ سچا اور کھرا انسان ہے. تو اب جب اس کے سامنے اس کی حقیقت آئے گی کہ اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تو پھر وہ کیا بختیور کو معاف کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اپنے ایسا مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے. اللہ حافظ.